आज की अपडेट की शुरुआत सबसे पहले एफआईएस डीआईएस के डेटा के साथ ही करते हैं। तो 4 तारीख को हमारा मार्केट गिरा था ऑलमोस्ट 1.5% के आसपास। तो उस दिन एफआईआईज ने भी लगभग 3,500 करोड़ की सेलिंग की थी और लगभग 1,700 करोड़ की सेलिंग डीआईएस ने भी की थी। तो दोनों ने सेल किया, दोनों बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो ठीक है, मार्केट गिरी। कल की डेट की बात करते हैं। कल हमारा मार्केट 3.25%, 3.25% गिरा इंडेक्स, और ब्रॉडर मार्केट में तो और बड़ी गिरावट हुई। बट कल एफआईआईज ने सेलिंग की है 9,000 करोड़ की 7 अप्रैल को, और डीआईआईज ने बाइंग की है 12,000 प्लस करोड़ की। 9,000 करोड़ की सेलिंग के अगेंस्ट में 12,000 करोड़ की जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस है उन्होंने बाइंग की। फिर भी मार्केट 3.25% गिर गया और ब्रॉडर मार्केट तो और ज्यादा गिरा है। ऐसा कैसे हो गया? तो जिसका डर था वही हो रहा है। यहाँ पे इन्वेस्टर पैनिक कर रहे हैं, और इन्वेस्टर में भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर पैनिक नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे पैनिक कर रहे हैं जो डायरेक्ट स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं वो। इसीलिए बहुत लोग आप में से कहते हैं कि डायरेक्टली स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करें, मैं मना करता हूं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आपको उस तरीके की गिरावट या उस तरीके का सिनेरियो नहीं दिखता। जितना आपका स्टॉक पोर्टफोलियो होगा तो आपको सिनेरियो दिखेगा। जब चाहे कुछ भी हो, लेकिन जब आपको दिखेगा कि एक एक दिन में एक एक स्टॉक 5%, 10% डाउन है, आप डर के बेच के भाग ही जाओगे। ज्यादातर डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टर के साथ ये होता है, वो डर के भागे जाते हैं। जो हमें दिख रहा है कि 9,000 करोड़ की सेलिंग के अगेंस्ट में 12,000 करोड़ की बाइंग की गई है, फिर भी मार्केट 3% से ज्यादा टूटा है। मतलब जो एचएनआईज हैं, जो डायरेक्ट रिटेल निवेशक हैं, उन्होंने बेचा है। डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में जो छोटे या फिर छोटे से थोड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने दबा के कल सेलिंग की है, और उसी का नतीजा, क्योंकि डीआईएस ने तो कल सेलिंग की नहीं, डीआईएस ने तो भरपूर बाइंग की है। तो ये हो रहा है, डायरेक्ट इन्वेस्टर जो हैं वो अब भाग रहे हैं स्टॉक मार्केट से। म्यूचुअल फंड्स वाले अभी भी टिके हुए हैं। अगर म्यूचुअल फंड्स पे रिडम्पशन प्रेशर आता होता तो हमें डीआईआईज के अंदर में भी सेलिंग देखने को मिलती, क्योंकि डीआईआईज में मेनली म्यूचुअल फंड्स ही ज्यादा बाइंग करते हैं। उसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज भी होती हैं। मेनली आप समझ लो डीआईआईज में म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनी। इसके अलावा सरकारी कंपनीज, एनपीएस मतलब पेंशन वगैरह इन सब की होती है, वो सब तो अलग है। लेकिन मेन इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड से ही बाइंग करते हैं। उसमें भी म्यूचुअल फंड सबसे ज्यादा बाइंग या सेलिंग करती है डीआईएस के अंदर। मेजॉरिटी शेयर म्यूचुअल फंड्स का ही होता है। तो वहां पे प्रेशर नहीं आ रहा है, प्रेशर आ रहा है डायरेक्टली जो स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं वहां से। यूएस का डाउ फ्यूचर्स हमारा 2% ऊपर है, तो वो पॉजिटिव संकेत दे रहा है आज के लिए। इसके अलावा हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है वो भी ऑलमोस्ट 2.25% के आसपास ऊपर था, ऊपर नीचे कर रहा है। अभी 1.63% जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ऊपर है। इसके अलावा जापान का निक्केई भी लगभग 6.25% ऊपर है, तो ये भी पॉजिटिव संकेत है गिफ्ट निफ्टी की तरफ से। एशियाई बाजारों से थोड़ा बहुत पॉजिटिव, मतलब पूरा तो पॉजिटिव नहीं कह सकते, मिक्स्ड ही है रिएक्शन, लेकिन थोड़ा सा पॉजिटिव के साइड में जरूर है। जो यूएस का बाजार फ्यूचर पॉजिटिव है, जो गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव है, वो हमें बता रहा है कि हमारे मार्केट की शुरुआत पॉजिटिवनेस के साथ हो सकती है। इसके अलावा जो सिंगापुर है वो गिरा हुआ है लगभग 2%, हैंगसेंग 2% ऊपर है। ये ताइवान का समझ में नहीं आ रहा, कल भी 10% से ज्यादा गिरा हुआ था, आज भी लगभग 5% गिरा हुआ है। तो भयंकर गिरावट ताइवान में हो रही है, लगातार हो रही है, और उससे पहले से जो गिर रहा है वो तो गिर ही रहा है। 2 दिन में एक दिन 10%, एक दिन 5% गिरा पड़ा है। साउथ कोरिया 1% ऊपर है। जकार्ता कल का उसका गिरावट ड्यू था, तो आज 8%, अभी थोड़ी देर पहले 10% गिरा हुआ था, अभी 8% पे है। फिर संघाई चाइना हमारा ऑलमोस्ट फ्लैट है, तो किधर भी जा सकता है, ऊपर या नीचे। तो एशियाई बाजारों से मिक्स्ड रिएक्शन आ रहे हैं, यूएस की तरफ से पॉजिटिव रिएक्शन आ रहा है। तो कुल मिला के यहाँ पे देखें तो हमारी मार्केट्स की जो ओपनिंग है वो पॉजिटिव में गैप अप ओपनिंग हो सकती है, जो संकेत मिल रहे हैं। इसके अलावा काफी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, जैसे कि आज के डेट का टाइम मिला है चाइना को। यूएस की तरफ से जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने कहा है कि जो रिटेलिएटरी टैरिफ 34% का चाइना ने लगाया है यूएस पे, 8 अप्रैल तक अगर वो नहीं हटाती है तो 9 अप्रैल से जो यूएस का जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो
अभी तो टोटल 54% चाइना पे टैरिफ है, इसके ऊपर 50% का एडिशनल टैरिफ अलग से लगा देंगे, मतलब 104% का टोटल टैरिफ लगा देंगे चाइना के ऊपर। और इसी को कहते हैं ट्रेड वॉर, टैरिफ वॉर। यूएस ने चाइना के ऊपर लगाया, चाइना ने यूएस के ऊपर फिर एडिशनल लगाया, फिर अब यूएस कह रहा कि कम करो नहीं तो हम और एडिशनल लगा देंगे चाइना के ऊपर। नेक्स्ट हमारा यूरोपियन यूनियन की तरफ से आ जाते हैं बातें। यूरोपियन यूनियन के अंदर बहुत सारी मीटिंग्स वगैरह चल रही है रिटेलिएटरी टैरिफ लगाने के लिए यूएस के ऊपर। यूएस की तरफ से सीधा सीधा ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, क्या ट्रम्प तो अकेले ही सब कुछ कर रहे हैं, ट्रम्प ने कहा है कि यूरोपियन यूनियन का फॉर्मेशन ही हुआ है यूएस को डैमेज करने के लिए। मतलब इतना बड़ा स्टेटमेंट सीधे दे देना। ये सारे देश गुट बनाकर, समूह बनाकर अमेरिका को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, अमेरिका की जो ट्रेड होती है उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, सीधा ऐसे बोल दिया। और वहां पे भी वार्निंग दे दी है कि जो जो कंट्री रिटेलिएट करेगी यूएस के रेसिप्रोकल टैरिफ का, उन सब के ऊपर एक्स्ट्रा एडिशनल टैरिफ लगाया जाएगा। एक मतलब ये पूरी तरीके से उन्होंने साफ कर दिया। इसके अलावा ये तो एग्रेसिव रुख में वो थे ही, इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो कंट्रीज जो ये यूएस का डेफिसिट है उसको मैनेज करने में हेल्प करेगी, नेगोशिएशंस करने के लिए यूएस तैयार है। वहां पे जो लोग भी बातचीत करना चाहते हैं, बहुत सारी कंट्रीज बातचीत करना चाहती है, तो सबके साथ मीटिंग्स वगैरह भी हो रही है। तो एक तरफ जो विरोध कर रहे हैं उनके खिलाफ रुख बहुत एग्रेसिव है, एक तरफ जो बातचीत करके समझाना सुलझाना चाहते हैं मैटर को, उनके खिलाफ थोड़ा नरम भी है ट्रम्प यहाँ पे। इसके बाद इजराइल के पीएम गए थे वहां पे ट्रम्प से मिलने, नेतान्याहू जो हैं, और फर्स्ट वो मतलब समझो किसी देश के पीएम है जो गए हैं यूएस रेसिप्रोकल टैरिफ आने के बाद। यहाँ पे एक और चीज है कि मार्केट सडनली काफी रिकवर हो गई थी, फिर गिर गई, फिर ऊपर आई। तो एक फेक न्यूज या अफवाह बहुत ज्यादा फैल गई थी कि जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन है ट्रम्प का, उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ पे 90 डेज का स्टे लगा दिया है कि 90 दिनों के बाद से रेसिप्रोकल टैरिफ एक्टिव होगा। चाइना पे बस लगा है, चाइना के अलावा बाकी सब पे 90 डेज का वहां पे स्टे लगा दिया है। और ये एक अफवाह थी जिसके कारण मार्केट रिकवर हुई, फिर मार्केट गिर गई और फ्यूचर्स थोड़ा सा ऊपर है। तो व्हाइट हाउस की तरफ से इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन आया कि ऐसा कुछ नहीं है, हम किसी भी तरीके का स्टे नहीं लगा रहे हैं, रेसिप्रोकल टैरिफ अपना जैसा जिसे लगा है वैसे लगेगा। अमेरिकन्स को मतलब सांत्वना देने की कोशिश की ट्रम्प ने कि स्टे स्ट्रांग, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ये सब सही हो रहा है, अमेरिका के फायदे के लिए ही हो रहा है। तो ये सारी यहाँ पे अपडेट्स हैं। तो क्रिटिसाइज तो काफी सारे देशों ने किया ट्रम्प को, लेकिन खुल के जो वॉर कर रहे हैं टैरिफ को लेके, या फिर लग रहा है कि जिन देशों के बीच ज्यादा एग्रेसिवनेस हो रही है वो यूएस, चाइना, कनाडा, मैक्सिको एंड यूरोप के बीच ही हो रही है। बाकी सभी कंट्रीज यहाँ पे बातचीत करके ही मैटर को सुलझाने में लगे हैं, या फिर जैसे कई कंट्रीज ने इजराइल जैसा वहां पे कम भी कर दिया टैरिफ। अब एक चीज के लिए ट्रम्प को क्रिटिसाइज और किया जा रहा था कि काफी सारे छोटे छोटे देशों पे भी काफी ज्यादा टैरिफ लगा दिया है ट्रम्प ने। तो यहाँ पे ट्रम्प का सीधा कहना है कि चाइना जो है वो इन देशों के माध्यम से भी यूएस के अंदर में घुसने की कोशिश करेगा, वहां पे सामान भेजने की कोशिश करेगा, इसलिए हम वहां पे टैरिफ लगाए हैं। और सीधा सीधा ऐसा जवाब उन्होंने दिया। मतलब काफी सारी छोटी छोटी कंट्रीज के ऊपर भी काफी बड़ा बड़ा टैरिफ यूएस ने लगा दिया। इसके अलावा एक और इंडिया को लेकर न्यूज है कि जो यूरोपियन यूनियन है वो चाहती है कि इंडिया अपना ऑटो पे जो टैरिफ लगाता है, कार्स पे जो टैरिफ लगाता है, 100% प्लस का टैरिफ है हमारे यहाँ कार्स पे, जिसके कारण कार यहाँ पे इंपोर्ट करना यहाँ के लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि गाड़ी बाहर से इंडिया में आती है उसका प्राइस 2 गुना से भी ज्यादा हो जाता है। तो ऐसे में यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि मतलब जो डील चल रही है बहुत टाइम से पेंडिंग है उसको क्लियर किया जाए, और जो कार्स पे इतना हेवी टैरिफ लगता है उसको कम किया जाए। यूएस के साथ ऑलरेडी चल रहा है कि कार्स पे जो टैरिफ लगता है उसको कम किया जाएगा। यूरोपियन यूनियन भी इस चीज को लेकर यहाँ पे इशू उठा रही है। तो ऐसे में ऐसा मतलब उड़ती उड़ती खबर आई है, हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है कि इंडिया कार के टैरिफ को कम करने पे यहाँ पे विचार कर रहा है।
और ऐसा नहीं कि एक बार में फटाक से घट जाएगा, 100 से 10% पे आ जाएगा। उसको मतलब कुछ कुछ टाइम पे, जैसे हम एसआईपी करके हर कुछ में मतलब महीने महीने पैसा डालते हैं ना, वैसे ही वो टैक्स कट भी जो करेंगे वो हर थोड़े थोड़े टाइम पे करेंगे। जैसे रेपो रेट्स भी घटती है तो एक साथ नहीं घटती और ना एक साथ बढ़ती है। तो 100% है, मान लो उसको घटा के 80 करेंगे या 75 करेंगे, फिर उसको 50 करेंगे, फिर 30 करेंगे, और फाइनली जो ऑटो के इंपोर्ट्स है इंडिया के अंदर में, तो उसको 10% पे लाके सेटल किया जाएगा। ईवी के ऊपर अभी बहुत ज्यादा बातचीत नहीं होगी, और ईवी के ऊपर अगले कुछ सालों तक ईवी के इंपोर्ट्स पे मुझे लगता है जहां तक कि वहां पे कोई टैरिफ कम नहीं किया जाएगा, वहां पे जो लगेगा वो लगेगा ही। क्योंकि जो हमारे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं, टाटा महिंद्रा, ये लोग थोड़ा सा अपोज कर रहे हैं कि ईवी के ऊपर कम से कम टैरिफ को नहीं घटाना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ज्यादा पैसा डाल दिया है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर और भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ईवी को यहाँ पे बढ़ावा देने के लिए। तो ऐसे में अगर डायरेक्टली बाहर की कार्स आएंगी कम इंपोर्ट्स पे, तो कम प्राइस पे यहाँ पे बिकेंगी, तो हम लोगों को दिक्कत है। सिंपली यहाँ की जो कंपनीज है वो ईवी के टैरिफ कम करने पे यहाँ पे थोड़ा सा अपोज कर रही है। तो देखते हैं कैसा क्लियर होता है, क्योंकि कार पे इंपोर्ट्स घटेंगी तो बहुत सारे लोगों को इससे फायदा होगा। बहुत सारे कार इंथुजियास्ट हैं जो कि गाड़ी खरीदना तो चाहते हैं बाहर से, लेकिन इंपोर्ट ड्यूटी इतनी लग जाती है कि वो नहीं खरीद पाते। तो ये सारी आज की अपडेट्स थी, और उम्मीद है इंफॉर्मेशन जो होगी वो यूजफुल होगी, हेल्पफुल होगी आपके लिए। और आज का मार्केट बहुत ज्यादा चांस है कि पॉजिटिव हमें देखने को मिल जाए।